हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन ढींगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एटम्स क्या होते हैं? बेसिकली थोड़े बहुत नॉलेज आपको ज़रूर से होगी ही। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स किसी भी मैटर का, देखो मैटर दो तरह के होते हैं, एक लिविंग होते हैं, एक नॉन लिविंग होते हैं। इस यूनिवर्स में दो तरह की चीज़ें हैं, ये या तो लिविंग या नॉन लिविंग। जो लिविंग चीज़ें होती हैं उनका जो सबसे छोटा पार्ट है वो कहलाता है सेल, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर है। और जो चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं जिन्हें हम मैटर बोलते हैं, उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो सबसे छोटी पार्ट रिपीट बार बार होता है और फिर कोई बड़ी चीज़ को क्रिएट करता है, वो कहलाता है एटम। यानी लिविंग चीज़ों का सबसे छोटा पार्ट सेल, नॉन लिविंग चीज़ों का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है? एटम। ठीक है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में ही चैप्टर है। एटम्स होते हैं सबसे छोटे और जब एक से ज़्यादा एटम जुड़ते हैं तब बनते हैं मॉलिक्यूल। अभी बेसिकली इतना ही ध्यान रखो, बाकी और ज़्यादा डिटेल चैप्टर को पढ़ते पढ़ते समझ आएगी। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट वन, और जब वन और मोर एटम्स कंबाइन होते हैं, मोर देन वन एटम्स, देन मॉलिक्यूल्स आर क्रिएटेड। अब क्या हुआ कि बहुत सारे जो इंडिया के जो पुराने थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी यही चीज़ बोली। और जो साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी यही चीज़ बोली। जो इंडियन जो थे, पूरा महापुरुष वगैरह थे, जो पुराने थे ऋषि वगैरह, वो बोलते थे कि जो सबसे छोटी चीज़ है वो है परमाणु। परमाणु यानी एटम। और जो ग्रीक साइंटिस्ट थे वो अपनी लैंग्वेज में से बोलते थे एटम। ठीक है, फिर लेटर ऑन साइंटिस्ट जो है अपनी पढ़ाई करते गए, डिस्कवरीज करते चले गए। फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम था एंटनी लावुजियर। एंटनी लावुजियर ने एक लॉ दिया। वो लॉ क्या था? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके उन्होंने दो पार्ट दिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है या हो चुकी है, कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है या हो चुकी है, उसके अंदर ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने बहुत ही बढ़िया से नोट्स आपके लिए लिख करके रखे हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है कि ए और बी कंबाइन कर रहे हैं और सी बना रहे हैं, ए और बी की केमिकल रिएक्शन होती है और सी बनता है। सपोज करके ए 1 किलोग्राम लेते हैं हम और बी लेते हैं 2 किलोग्राम, तो जो सी बनेगा ना, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन से 3 किलोग्राम ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आकर के कुछ आ जाएगा या इसमें कुछ कमी आएगी। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, 1 और 2 3 kg। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अगर इसका वेट कम आया, सपोज इसका वेट 2.5 किलो आ जाता, 2.5 kg, तो जो हाफ किलो रहता वो नया प्रोडक्ट बन जाता कोई यहाँ पे। ठीक है, और वो नया प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एंटनी लावुजियर ने फर्स्ट लॉ दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रोपोर्शन। मतलब चलो पहले डेफिनेशन देख लो। इन ए केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब ये है, जैसे एग्जांपल देखो, वाटर का एग्जांपल है। वाटर वाटर को लिखते हैं हम H2O। ठीक है, दो हाइड्रोजन के एटम जुड़ते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ता है, तब जा कर के एक वाटर बनता है। दो हाइड्रोजन जुड़े H2 और एक ऑक्सीजन, तब जा कर के क्या बना? वाटर। अगर अभी इस चैप्टर हम लेटर ऑन पढ़ेंगे भी, पर अभी के लिए आप समझ लो कि जो ऑक्सीजन होता है वो होता है, उसका वेट होता है 16 एटॉमिक मास, और जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास होता है 1। क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन लिए हैं तो 1 × 2 हो गया 2, यानी कि दो हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का वेट कितना है? 16। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में लिए गए हैं? दो हाइड्रोजन, ठीक है, और 16 यानी एक ऑक्सीजन। तो 2:16 कट करोगे तो 1:8। यानी कि जब कभी भी आप कहीं पे वाटर देखोगे, H2O बनेगा, वहाँ पे 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे होंगे। किसके हिसाब से? वेट के हिसाब से। देखो डेफिनेटली, दोबारा पढ़ो। इन ए केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यही रहेगी, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन।
इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ये प्रोपोर्शन किस हिसाब से होगी, मास के हिसाब से, ठीक है। 2:16 या फिर 1:8 ही रहेगी ऑल अराउंड, ठीक है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड सेम रहेगी। डेफिनेशंस आपने एज इट इज़ याद करनी है स्टूडेंट्स, मैंने लिख दी हैं, बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसके बाद, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के ऊपर कुछ थ्योरी लिखी, कुछ पोस्टुलेट्स लिखे। तो उनकी जो थ्योरी थी, उनकी जो पोस्टुलेट्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। सो इसके पोस्टुलेट्स लर्न कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या पोस्टुलेट्स बोले फिर डाल्टन ने कहा कि एटम जो है ना, सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी एक मैटर का। एटम इज़ द टाइनीएस्ट या टाइनी पार्टिकल ऑफ एन मैटर, एक मैटर का सबसे छोटा। फिर उसने क्या बोला कि इतना छोटा होता है कि इट कैन नॉट बी डिविजिबल, यानी कि जैसे सपोज करके कोई, मैंने इतना बड़ा कोई पत्थर का टुकड़ा लिया, उसको मैं तोड़ूंगा तो टूट जाएगा, फिर और छोटे छोटे टुकड़े हो गए, फिर मैंने और मारा और छोटे छोटे टुकड़े हो गए। मतलब एटम इतना छोटा है कि आप उसको तोड़ करके और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सो एटम कैन नॉट बी डिविजिबल या इनडिविजिबल पार्टिकल है, इसको डिवाइड करके अगले पार्टिकल नहीं बना सकते, ठीक है। और फिर उसने क्या बोला, जब कभी भी एटम जुड़ेंगे तो होल नंबर्स में जुड़ेंगे। होल नंबर का मतलब या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इस तरह से एटम होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि 0.5 एटम जुड़ गए, 1.2 एटम जुड़ गए, नो, ऐसा कभी नहीं होएगा। तो ये जो कुछ पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन के, वो हम याद करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, जितने भी मैटर हैं सारे के सारे टाइनी पार्टिकल से मिलके बने हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी कि एटम को और छोटा नहीं कर सकते। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब हाइड्रोजन का जो एटम है, चाहे वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो, उसका एटॉमिक मास सब जगह सेम रहेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सब जगह सेम रहेगी। तो एक तरह के जो एलिमेंट्स हैं, एटम हैं, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनके मास भी डिफरेंट होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट के आइडेंटिकल मासेज होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन सब जगह सेम मिलेगा, और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मास होंगे और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। एटम्स कंबाइन इन द होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये मैंने आपको बता दिया कि एटम जब भी जुड़ेंगे तो होल नंबर में जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी की जो उसकी कुछ पोस्टुलेट्स है। तो अभी तक आप एटम का मतलब समझ ही गए होगे। एटम क्या होता है कि किस, जैसे जैसे यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बैक साइड में दीवार है, जो ये दीवार किस चीज़ों से मिलके बनी है, ये ईंटों से मिलके बनी है, ब्रिक्स से मिलके बनी है। तो एक एक ब्रिक जुड़ी तब जा कर के दीवार बनी। सो इस दीवार का सबसे छोटा पार्ट जो मैं कहूँ, जो कि रिपीट हो रहा है, वो है ब्रिक। तो ईंट जो कि छोटी सी चीज़ है, बार बार जुड़ के एक वॉल बनती है, तो ईंट कैन बी कंसीडर्ड इक्वलेंट टू एन एटम। एटम की तरह ही है एक ईंट। उसी तरीके से एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है, और वो बार बार जुड़ता जाता है और बड़ा कोई एक मैटर बन जाता है। तो एटम्स जब अकेले रहते हैं तो एटम कहलाते हैं, जब एक से ज़्यादा एटम जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। याद रखना है स्टूडेंट्स आपने। जो सबसे छोटा एटम मिलता है वो हाइड्रोजन का, उसकी रेडियस कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे ही जो वाटर का मॉलिक्यूल है, अच्छा, एटम और मॉलिक्यूल में फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। एटम क्या होते हैं, एटम इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा एटम होते हैं। देखो वाटर H2O में कितने एटम हैं, 3 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का। देयरफॉर एक से ज़्यादा एटम है तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे एटम्स की डिस्कवरीज होने लगी, एटम्स के बारे में नॉलेज होने लगी, तो बहुत ज़्यादा एटम्स होने लगे, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए। तो इतने ज़्यादा एटम्स या एलिमेंट्स होने के बाद उनको याद रख पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो उनको याद रखने के लिए कोई सिंबल्स देने की शुरुआत करने वाले साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। सो बर्जीलियस वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कहा कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, कैसे याद रखेंगे, चलो इनके सिंबल्स दे दें। तो उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए। कैसे दिए, जैसे हाइड्रोजन को सर्कल डाल के डॉट लगा दिया, ऑक्सीजन को सिंपल ऐसे ही लगा दिया, सिल्वर को सर्कल डाल के एस लिख दिया, और बहुत डिफ़िकल्ट से कुछ थे, किसी में क्रॉस बना दिया। तो ये नॉर्मल बंदे के लिए याद रख पाना डिफ़िकल्ट था।
तो बर्जीलियस वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने शुरुआत करी सिंबल्स की, बट लेटर ऑन फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे एक डिपार्टमेंट बना, उस डिपार्टमेंट का नाम था, क्या नाम था उस डिपार्टमेंट का? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आज की डेट में भी प्रेजेंट है। जब भी कोई एलिमेंट की डिस्कवरी होती है तो उसका क्या सिंबल रहेगा, उसका क्या नाम रखना होगा, ये IUPAC डिसाइड करता है। ठीक है, तो IUPAC की फुल फॉर्म आपको याद रखनी चाहिए। सो IUPAC कैसे रखता है नाम? कभी कभी तो ऐसे रख लेता है जैसे कोई एलिमेंट की डिस्कवरी कहाँ पे हुई है। फॉर एग्जांपल कॉपर, जो कॉपर है उसकी डिस्कवरी हुई थी साइप्रस से, तो साइप्रस से उसकी डिस्कवरी हुई तो उसी से मिलता जुलता उसका नाम रखा गया कॉपर। ठीक है, तो इस तरीके से चलता था। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बर्जीलियस ने सिंबल दिए, वो थोड़ा टाइम ही चले क्योंकि डिफ़िकल्ट टू लर्न थे, डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर थे। उसके बाद आया IUPAC। अब जो IUPAC के सिंबल होते हैं ना, IUPAC के सिंबल होते हैं या तो सिंगल लेटर के या दो लेटर के, सिंगल लेटर या दो लेटर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल लेटर का है तो H लिख दिया। ठीक है, अब आ गया जैसे कि सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, तो ये दो लेटर का आ गया। तो जब भी कोई सिंबल टू लेटर्स का होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। अगर मैं इसको Na को ऐसे लिख दूं Na, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सिमिलरली कैल्शियम है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, C कैपिटल होगा और A स्मॉल होगा। तो इसी तरीके से अगर ऐसे लिख दूं Ca, तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, तो IUPAC ने क्या कहा कि टू लेटर्स के सिंबल होंगे, ठीक है, या वन लेटर का होगा। अगर वन लेटर का हुआ तो उसका एक ही लेटर है वो कैपिटल ही रहेगा। अगर टू लेटर्स का किसी का सिंबल आएगा तो वो टू लेटर्स में से फर्स्ट कैपिटल लेटर रहेगा और सेकंड लेटर को स्मॉल लिखेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ क्लोरीन का, क्लोरीन को लिखते हैं C कैपिटल L स्मॉल, दिस इज क्लोरीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, और इससे नेक्स्ट टॉपिक कराता हूँ अभी मैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे इसमें। देखो देखो स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर रहे थे, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये चीज़ें स्टडी कर रहे थे, तब एटॉमिक मास के बारे में क्या बताया गया मैं आपको पहले समझाता हूँ। पहले जो साइंटिस्ट थे वो सोचते थे कि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सब एटम्स के साथ रिएक्शन कर जाता है, जुड़ जाता है। एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो उन्होंने क्या सोचा कि हाइड्रोजन तो बहुत ही छोटा एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो हम कोई ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिसका एटॉमिक मास हम आसानी से निकाल सकें। वो एटॉमिक मास उनके दिमाग में आया ऑक्सीजन। और दूसरी बात ये थी कि ऑक्सीजन हर जगह पे प्रेजेंट था, हर हर एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा था। मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा था, बहुत सारी चीज़ों के साथ रिएक्ट कर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हम ऑक्सीजन को एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, एक ऐसा एटॉमिक नंबर लेते हैं या एटॉमिक मास लेते हैं जिसके कंपैरिजन करके हम बाकी एटॉमिक मास निकाल सकेंगे। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने फाइंड आउट किया कि ऑक्सीजन सूटेबल नहीं है। ऑक्सीजन को रिप्लेस किया गया कार्बन से। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने सबसे छोटा एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक मास निकालना था, तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का बहुत थोड़ा था, तो कैसे निकालते? कंपेयर करना मुश्किल था। तो उन्होंने ऑक्सीजन को देखा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भी ठीक है और इसको हम देखते हैं कि हर एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट भी कर लेता है, तो हम ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के हिसाब से बाकी एटॉमिक मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने लेटर ऑन ना ऑक्सीजन को रिप्लेस किया कार्बन से। अभी एग्जाम्पल देखो, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। कैसे करते हैं? जैसे कोई उन्होंने वाटरमेलन लिया, कोई तरबूज लिया, तरबूज के 12 हिस्से किए। ठीक है, तरबूज लिया, तरबूज के कितने हिस्से किए? 12। एक जो तरबूज था, सपोज एक तरबूज है आपके पास 12 किलो का है। ठीक है, अब आपके पास जो 1 किलो की जो चीज़ आपने वेट करनी है ना, वो बहुत थोड़ी है। आपके पास कोई ऐसी मेज़रमेंट है ही नहीं जिससे आप बता सको कि ये 1 किलो है। तो आपने क्या किया, 12 किलो की जो चीज़ थी उसके 12 टुकड़े कर दिए।
आपने 12 किलो की चीज़ के 12 टुकड़े कर दिए, तो अब उसका एक टुकड़ा क्या बता रहा है कि 1 किलो है। अदरवाइज आपके पास कुछ मेजरमेंट के लिए था ही नहीं जो 1 किलो बता सकता। तो आपके पास 1 किलो की तो कोई चीज़ थी नहीं, पर आपने 12 किलो की चीज़ के 12 टुकड़े कर दिए, वो तो 1 किलो बता पा रही है ना। समझे? तो इन्होंने यही किया। इन्होंने क्या किया, कार्बन को एक यूनिवर्सल एलिमेंट ले लिया, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना था? कार्बन का एटॉमिक मास था 12। ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास 12 था, तो अगर इनको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना था तो ये क्या करते थे, 1/12 ऑफ कार्बन कर दो। ठीक है, अगर कार्बन के 1/12 करके, और कार्बन का कितना है 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, 1/12 ऑफ कार्बन। यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास देख लो, उसके बाद उसके हिसाब से बाकी सारे एटॉमिक मास निकाल लो। समझ आया आपको? तो फिर जो एटॉमिक मास ये निकालते थे उसको बोलते थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या लिख देंगे, 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन का कितना लिख देंगे, 1/12 ऑफ 12 AMU, यानी कि 1/12 ऑफ कार्बन। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स का भी कार्बन के कंपैरिजन में इन्होंने डिस्कवर कर दिया। अगर नहीं समझ आया तो ऐसा समझो, सपोज करके मेरे घर से मेरा स्कूल है 1 किलोमीटर। समझ के, मेरे घर से मेरा स्कूल है 1 किलोमीटर। तो मैंने कहा कि मेरे घर से दिल्ली कितनी दूर है। आपने कहा कि मेरे घर से दिल्ली पता कितनी दूर है, जितना दूर मेरे स्कूल से मेरा घर है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 टाइम्स। यानी कि मेरे स्कूल से, यानी मेरे घर से दिल्ली कितना दूर हुआ, 100 किलोमीटर। यानी कि बीच का मार्जिन ले लिया, एक रेफरेंस लिया हमने, रेफरेंस। कार्बन को रेफरेंस लिया, ऐसे मेरे घर से स्कूल तक के डिस्टेंस को भी रेफरेंस लिया, और बाकी डिस्टेंसेस निकाल लिए, बाकी वेट निकाल लिए। तो इसको क्या बोलते थे, एटॉमिक मास यूनिट। पर लेटर ऑन IUPAC ने इसको चेंज करके क्या बोलना शुरू कर दिया कि आप AMU मत लिखो, आप अकेला U लिखो, U फॉर यूनिफाइड मास। राइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन अब आप लिख पाएंगे कि एटॉमिक मास के लिए हमने किसको लिया था, एटॉमिक मास के लिए हमने लिया था कार्बन को। और कार्बन को लिया था क्योंकि कार्बन एक यूनिवर्सल एलिमेंट था, और ठीक है, और इसका जो एटॉमिक मास था 12 था, होल नंबर में था। और इसके एटॉमिक मास का जो 12th हिस्सा था, 12वां हिस्सा, 12 एटॉमिक मास कार्बन का है, और 1/12 करेंगे तो एक एटॉमिक मास आ जाएगा। हाइड्रोजन का भी निकाल सकते थे, उसके बाद बाकी जो एलिमेंट्स है हीलियम वगैरह का निकालना भी आसान हो जाता था। ठीक है, ये तो था एटॉमिक मास के बारे में। इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स, जब मोर देन वन एटम कंबाइन करते हैं, मोर देन वन एटम कंबाइन करते हैं, तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। फॉर एग्जांपल, एक एटम है हाइड्रोजन का। ठीक है, ये अकेला क्या कहलाएगा, एटम। एक और हाइड्रोजन का एटम आ गया, अब कितने एटम हो गए हाइड्रोजन के, 2। तो H और H जुड़कर क्या बना रहे हैं, H2। तो जो H2 है ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, सिमिलरली एक हाइड्रोजन था, ये अकेला एटम था। एक ऑक्सीजन था, ये भी अकेला एटम था। O और H जुड़ गए, ठीक है, तो बन गया OH। तो OH क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। राइट स्टूडेंट्स, अभी आप समझ पा रहे हो ना। 2 एटम जुड़े तो मॉलिक्यूल बना, 2 एटम जुड़े तो मॉलिक्यूल बना, 2 से ज़्यादा जुड़ेंगे तो भी मॉलिक्यूल बन जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब मॉलिक्यूल ना 2 टाइप का होता है। मॉलिक्यूल 2 टाइप का होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इन दोनों का डिफरेंस समझ लो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, अगर एक ही एटम दूसरी बार जुड़ गया, अकेला एटम था, 2 एटम जुड़े तो मॉलिक्यूल बन गया। सेम एटम जब बार बार जुड़े, उसके बाद जो मॉलिक्यूल बने उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, O और O। O अकेला ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन जुड़ गए, O2 बन गया, तो ये भी क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ये है
एक H था, फिर दो H जुड़ गए, H2 बन गया, इसके साथ एक O भी जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, H2O। तो इसमें क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जब एक से ज़्यादा एटम, डिफरेंट टाइप के एटम जुड़ते हैं और तब जो मॉलिक्यूल बनता है उसे क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि मॉलिक्यूल क्या है, फिर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है, फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है। इसी में एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक आता है आयन। तो आयन क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज आयन? आयन होता है, आयन इज ए चार्ज पार्टिकल या चार्ज्ड एलिमेंट या फिर एटम। ठीक है, ये विच कंसिस्ट ऑफ, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव। यानी कि कोई भी एटम, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, आयन। फॉर एग्जांपल आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ NaCl का। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएं तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव भी क्या है, एक आयन है, Cl नेगेटिव भी क्या है, एक आयन है। इसी तरीके से अगर वाटर H2O टूट जाए H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, तो ये भी क्या है, एक आयन है, और ये भी क्या है, एक आयन है। राइट स्टूडेंट्स, सो आयन की डेफिनेशन आप दे सकते हो कि आयन मे बी डिफाइंड एज द एटम विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड। इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कि हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। हम कोई केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना चाहिए और कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखा देता हूँ, या केमिकल फॉर्मूला आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाता हूँ, केमिकल फॉर्मूला विद मोल कंसेप्ट। इन दोनों को जोड़ करके आपको एक वीडियो और बना देंगे और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो गाइज, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कि सब बोलते हैं कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।